अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 92। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। जीवन में कहीं सुकून नहीं है, कम अज़ कम आप ही लौट कर घर आ जाएं अब्बा जी, ताकि मुझे तो यकीन हो कि मेरे इर्द गिर्द को एक तो ऐसा फ़र्द मौजूद है जिस पर मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। नियाज़ शाह के कमरे में इनकी कुर्सी पर पुराजमान हाथ में इनकी तस्वीर वाला फ्रेम था। वो इनसे मुखातिब थी। शकील भाई कहते हैं कि आपकी सेहत ठीक नहीं, इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ के बिखेड़ों से दूर रहें। मैंने इनकी बात मानकर आपको वापस बुलाने पर जोर देना छोड़ दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों अब इन पर पहले जैसा एतबार नहीं रहा है। तस्वीर से मुखातिब वो दरअसल अपना कथारसर कर रही थी। जब से इसने शकील की ज़ुबानी इस हकीकत को जाना था कि आलम और सदल की मदद के पीछे दरअसल इनके मुफादात थे, इसके दिल में एक खड़क सी पैदा हो गई थी और भाइयों पर वो पहला सा एतबार नहीं रहा था। आपने मुझे इतने लाड प्यार से पाला कि मुझे कभी माँ की कमी का एहसास नहीं हुआ। आपके बलबूते पर सारे घर पर राज करती मैं समझने लगी थी कि मैं इस दुनिया में बस राज ही करने आई हूँ और मुझे हक है कि मैं अपनी हर मनपसंद शय हासिल कर लूँ। लेकिन देखें किस्मत ने मुझे कैसा धोबी पटका दिया है। एक तरफ आपके ना होने से इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं रही है, तो दूसरी तरफ इस शख्स का एतबार भी चला गया है जिसकी खातिर सारे संसार को छोड़ देना भी मुझे सस्ता सौदा दिखाई देता था। वो बहुत दिनों से ज़हनी और जज्बाती तौर पर तकलीफ में थी, लेकिन अब एक नया झटका लगा था जिसने इसे मज़ीद तोड़कर रख दिया था। कल ही इसकी साक्षी से मुलाकात हुई थी। साक्षी सुनील के दोस्त कपल की गर्लफ्रेंड थी और अक्सर पार्टियों में इनके यहाँ एक दूसरे से मुलाकात होती रहती थी। कल वाली मुलाकात इत्तफाकी थी और साक्षी ज़बरदस्ती से अपने साथ एक रेस्टोरेंट पर ले गई थी। तुम तो बिल्कुल बदल कर रह गई उजाला। पहली नज़र में तुम्हें पहचानी नहीं थी कि तुम वही उजाला हो जो हर पार्टी में हम सबसे ज़्यादा सुंदर दिखाई देती थी। वेटर को कॉफ़ी का ऑर्डर देने के बाद साक्षी ने इसकी तरफ देखते हुए अफसोस का इजहार किया। सुनील के पास जिंदा हूँ तो ये भी एक चमत्कार है। मेरे दिल की हालत पूछो तो हर पल यही ख्याल आता है कि वो चला गया है तो मैं इस संसार में क्या कर रही हूँ। अपने हिंदू दोस्तों के साथ वो भी कसरत से हिंदी के लफ्ज़ इस्तेमाल करने की आदी थी। सुनील की मौत का सबको बहुत अफसोस है। कुछ समझ नहीं आता कि इसकी मौत और एक पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट का आपस में क्या गठजोड़ था। तुम कुछ बता सकते इस बारे में? वो एजेंट तुम्हारा कज़न ही था ना? साक्षी के लहजे में गहरा तजस्सुस था। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। इसने अपना सर झुका लिया। वो जानती थी कि सुनील के साथ मिलकर आलम को इस मुसीबत में फंसाने में इसका भी अपना हाथ था। अपने तई वो बस आलम को डरा धमकाकर इंडिया से वापस भेजना चाहती थी, मगर मालूम नहीं था कि हालात इस हद तक बिगड़ जाएंगे। चलो जो भी सच है वो तो इसे गुलवा ही लिया जाएगा, लेकिन तुम खुद को इस क्राइसिस से निकालो। मरने वालों के साथ भला कौन मरता है? साक्षी ने तजस्सुस के बावजूद इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया था और हमदर्दी से इसे समझाने लगी थी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सुनील के साथ ही मर चुकी हूँ और मेरे पास बिना आत्मा के बस एक खोखला बदन रह गया है जो किसी भी पल ख़त्म हो जाएगा। उंगली की मदद से मेज़ की शफाफ सतह पर अनदेखे दायरे बनाती वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। कॉफ़ी लो। साक्षी ने इसकी कैफियत को पूरी तरह महसूस किया और वेटर को सर्व की हुई कॉफ़ी की तरफ इशारा करते हुए संजीदगी से बोली। कॉफ़ी ख़त्म होने तक इनके दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई। इस दौरान साक्षी सिर्फ इसका जायज़ा लेती रही। जिंदगी से मायूस हुई लड़की इसे हर सूरत काबिल रहम दिखाई दे रही थी। चुनांचे काफ़ी ख़त्म होने तक वो एक हतमी फैसले पर पहुंच चुकी थी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जाला, कुछ ऐसा जो तुम्हें बहुत दर्द देगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि अपने दूसरे दर्दों की तरह इस दर्द से भी तुम गुजर जाओगी और फिर अपने आगे के जीवन के लिए कुछ अच्छा सोच सकोगी। ऐसी क्या बात है? अब तक की गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी न लेने वाले उजाला को साक्षी की इस तमहीद ने हैरान कर दिया। सुनील तुम्हें धोखा दे रहा था। वो तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं था। वो सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती और दौलत को एंजॉय करना चाहता था। अब ना सही कुछ महीनों या सालों बाद इसे तुम्हारे जीवन से निकल ही जाना था, इसलिए मेरा कहा मानो तो इसे भूल जाओ और नए सिरे से अपना जीवन शुरू करो। साक्षी एकदम वो सब कुछ कह गई जिसे सुनकर भी इसे यकीन नहीं आया। सुनील के मरने के बाद इस पर इससे घिनौने इल्ज़ाम लगाने के तुम्हारे पीछे तुम्हारा क्या मकसद है साक्षी? अगर तुम सच भी कह रही हो तो तुम्हें बहुत पहले मुझे सब बता देना चाहिए था। इस वक्त जब सुनील जिंदा था और खुद पर लगाए गए इल्ज़ामात का जवाब दे सकता था। इसकी हैरानी धीरे धीरे गुस्से में ढलने लगी और इसने सख्त लहजे में साक्षी को टोका था। अगर मैं उस वक्त सब कुछ जानती होती तो तुम्हें ज़रूर वार्न करती, लेकिन मुझे ये सब सुनील के मरने के बाद ही पता चला। इनफैक्ट कपल ने ही मुझे सब बाद में बताया। इसका ख्याल है कि तुम्हारे पाकिस्तानी कज़न को किसी तरह सुनील की असलियत पता चल गई थी और शायद इसी वजह से इन दोनों का झगड़ा हुआ। वो दोनों आपस में कैसे मिले और नौबत यहाँ तक कैसे पहुँची ये तो तुम ही जानती होगी। साक्षी ने अपनी बात के इख्तिताम पर बेनियाजी के इजहार के लिए शाने उचकाए, लेकिन उजाला के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। इस मामले में वो सी बातें इसकी नज़रों से भी ओझल थी। एनीवे,
میں نے सब कुछ इंसानियत के नाते तुम्हें बताया है ताकि तुम एक फ्रॉडी के पीछे अपना सारा जीवन बर्बाद करने के बजाय शुक्र करो कि भगवान ने तुम्हें इससे बचा लिया है। अगर तुम मेरा विश्वास न करो और इसी धोखे में रहना चाहो तो ये तुम्हारी अपनी चॉइस है। साक्षी बिल की रकम मेज़ पर डालकर वहाँ से चली गई थी, लेकिन इसे एक नई उलझन में मुब्तला कर गई थी। कल से इसने बेशुमार बार इस सब के बारे में सोचा। उसका तर्ज इससे कह रहा था कि साक्षी को कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो सुनील के बारे में गलत बयानी करती। साक्षी की बातों के साथ साथ इसे सुनील की प्लानिंग भी याद आती तो यकीन और भी पुख्ता होने लगता था कि प्यार के नाम पर इसे धोखा दिया गया है। सुनील ने इससे कभी ये नहीं कहा था कि वो खाली हाथ इसके लिए काबिल कबूल है। वो इसे हमेशा समझाता रहा था कि अपने साथ जितना माल समेट कर ले आएगी इनकी ज़िंदगी इतनी ही पुरमसरत होगी। औलाद से इतना लाड प्यार भी नहीं करना चाहिए बाजी के। इसे लगे कि दुनिया में इसके लिए सभी अच्छा है। थोड़े फ़रेब, थोड़े दुख और थोड़े इम्तिहान के लिए भी तो औलाद को तैयार करना चाहिए ताकि वो वक्त पड़ने पर मेरी तरह इस बुरी तरह टूट फूट ना जाए। अब इसकी आंखों से बाकायदा आंसू निकलकर न्याशा की तस्वीर पर गिर रहे थे। मुझे लगता था कि मुस्कुराते लबों वाली तस्वीर भी उदास हो गई हो। वो नहीं समझ सकती थी कि इसका बूढ़ा और बीमार बाप इससे दूर रहकर भी सचमुच इसके लिए परेशान और उदास है। अभी ज़िंदगी ने इसके अंदर महज इतना ही एहसास जगाया था कि वो लोगों के गलत रवैयों को समझने लगी थी। अभी इस मंजिल पर पहुंचने में कुछ वक्त लगना था जहां वो ये समझ सकती कि इसके गलत रवैये भी दूसरों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। अजीब नहूसत छाई इस घर में। सारा वक्त रोना धोना सुनकर तबीयत बेजार हो गई है। नसरीन की तेज़ बड़बड़ाहट सुनकर बड़बड़ाकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और तस्वीर को एहतियात से इसकी जगह पर वापस रख दिया। घर ना हुआ मातम कदा हो गया, जहाँ न दिन को सुकून है न रात को आराम। वो जिस तरह इस कमरे के बाहर खड़ी होकर अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी, इसे यकीन हो चला था कि वो इसकी या मौजूदगी से वाकिफ़ है। इसके अंदर तैश की एक शदीद लहर उठी और दिल में नसरीन को खरी खरी सुना डालने का ख्याल लिए तेज़ी से दरवाजे की तरफ लपकी। फ़ोन करो, बताओ अपनी माँ को कि यहाँ इसकी चहेती के लाडले ने स्यापा डाल रखा है और इसका रोना सुन सुनकर हमारे कान पक गए हैं। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते इसकी नज़र नसरीन के हुजूर सर झुकाए खड़ी मैना पर पड़ी और इदराक हुआ कि कम अज़ कम वो इससे बराह रास्त मुखातिब नहीं है। एक और दर्द है सर। इसे कमरे से बाहर निकलता देख नसरीन धीमी आवाज़ में बड़बड़ाती वहाँ से हट गई। सुसर की हुक्मरानी के दिनों में जिस नंद के ज़बरदस्ती लाड उठाने पड़ते थे, अब वक्त बदलते देखकर वो गैर अहम हो चुकी थी। क्या मसला है? इसने नसरीन से उलझने का इरादा तर्क करके सहमी खड़ी मैना से पूछा। आज़म बिस्तर से गिर गया है और रोए जा रहा है और मैं इसे चुप कराते कराते थक गई है। मीना ने मुझे भेजा था कि शाहिदा को बुला कर ले आओ ताकि वो आज़म को संभाल ले, लेकिन शाहिदा को बड़ी अम्मी ने किसी काम पर लगा रखा है। मेरे इसे बुलाने पर नाराज़ हो गई और बातें सुनाने लगी। मैंने ने रूहान से लेजमे से तफसील से आगाह किया। अच्छा आओ मैं देखती हूँ। वो इसकी बात सुनकर साथ चल पड़ी। बच्चियों के मुश्तरका कमरे में बीना आज़म को शाने से लगा बहलाने की कोशिश में बुरी तरह हलकान हो रही थी। वो बहुत बुलंद आवाज़ में नहीं रो रहा था, लेकिन जिस तरह इसकी हिचकियाँ बनी हुई थी इसलिए इससे अंदाज़ा हो रहा था कि बहुत देर से रो रहा है और खासी तकलीफ़ में है। लाओ मुझे दिखाओ इसे। इसने बिलखते हुए बच्चे को बीना की गोद से ले लिया। इसका जायज़ा लेने लगी। जहाँ दीदा नहीं थी, लेकिन घर में अपनी नज़रों के सामने भतीजे भतीजियों को पलता बढ़ता देखना, इसलिए आज़म को अच्छी तरह मुआयना करके सर के पिछले हिस्से में बालों के अंदर छुपे उस गुमर तक पहुँचने में कामयाब हो गई थी जो बिस्तर से गिरने के नतीजे में नमूदार हुआ था। बाम दो मुझे और कोई दर्द का सिरप भी। इसने हुक्म जारी किया तो बीना तेज़ी से कमरे से बाहर निकली। रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली आम दुआएं फिर दोस्त की अलमारी में पड़ी रहती थी। तुम इसके लिए फीडर लेकर आओ। दूसरा हुक्म मीना के लिए था। हुक्म देने के साथ साथ वो आज़म को अपने सीने से लगाए नरमी से सहलावे रही थी। बच्चा तकलीफ से ज़्यादा गिरने के सदमे से डर गया था और बच्चे मुनासिब तरीके से बहलाने में कामयाब नहीं हो सकी थी। इसके नरम गर्म आगोश मिली तो इसकी कैफियत में तब्दीली आने लगी। बच्चियों की मतलूबा अशिया लाने के बाद इसने इनकी मदद से आज़म की खातिर मदारत की तो वो मुकम्मल तौर पर पुरस्कून हो गया और सोने के मूड में दिखाई देने लगा। ज़रा थोड़ी देर इसे अपने साथ खेल में लगा लो। सर पर चोट लगी है, पूरी तौर पर सुला देना मुनासिब नहीं होगा। इसने बीना और मीना को हदायत की तो वो आज़म को खिलौने उठाकर लाई और इसे इनमें मगन कर दिया। उजाला भी एक तरफ बैटरी से हंसता खेलता देखती रही। कमाल यह था कि सारे अरसे में इसे एक बार भी याद नहीं आया कि वो सजल का बेटा है जिससे वो इसके भाई समेत नफरत करती है। शायद हालात ने इस पर साबित कर दिया था कि वो इस कदर नफरत की मुस्तहिक नहीं जितना वो इसे समझती रही थी। क्या हो रहा है भाई? ये यहाँ कैसी महफिल जमी है? इसे वहाँ बैठे तकरीबन आधा घंटा गुजरा था कि फिर दोस्त से ली आई और वो अपनी ड्यूटी टाइम से हटकर अस्पताल में नहीं रुकती थी। दलील की मदद से कम अज़ कम नंदो को कायल कर लिया था कि इसके मुस्तकिल अपने अस्पताल में रहने से इसके बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए ख़ानदान के दीगर अफराद को भी इस काम में इसका हाथ बटाना चाहिए।
मुतालबा जायज़ था, इसलिए चारों नाचार सबीह और सालिया ने हामी भर ली थी और वो दोनों बहनें बारी बारी सजल के साथ अस्पताल में रुक रही थी। आज़म बेड से गिर गया था मम्मा, बहुत ज़ोर से चोट लगी थी, चुप ही नहीं हो रहा था हमसे। वो तो फूफो ने आगे से संभाला तो तब जाकर मुश्किल से बहला। बच्ची ने माँ को देखते ही तफसीली रिपोर्ट पेश करना शुरू कर दी। इनकी बातों को तवज्जो से सुनते फिर दोस्त जल्दी जल्दी आज़म को मुआयना करने लगी। दरमियान में चंद सवालात भी किए। ये बच्चियाँ इस लायक नहीं है कि इतने छोटे बच्चे की जिम्मेदारी निभा सके, इन पर बोझ डालना कतई नामुनासिब है। बहुत देर से खामोश बैठे उजाला ने आखिर अपने लब खोले और फिरदौस को जिताया। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं भी क्या करूँ। शायदा से कह जाती हूँ कि आज़म का ख्याल कर ले, लेकिन नसरीन भाभी डांट डपट कर इसे दूसरे कामों में लगा देती हैं। वो गरीब नौकरी जाने के डर से इनकार भी नहीं कर सकती और इसे बच्चों के हवाले कर देती है। फिरदौस ने आज़म का माथा चूमते इसे सूरत हाल से आगाह किया। घर में मुलाजमों की कमी तो नहीं जो नसरीन भाभी शायदा से काम लेना ज़रूरी समझती है। उजाला ने हैरत का इजहार किया। बस इनकी जिद समझ लो, अब्बा जी की गैर मौजूदगी में उन्होंने खुद को इस घर का हाकिम आला समझ लिया है और हर काम में मुकम्मल अपनी मर्जी चला रही है। फिर दोस्तों वैसे ही नसरीन के रवैये से शाकी थी, मौका पाकर बोल उठी। हाकिम आला तो शकील भाई बने बैठे हैं, नसरीन भाभी तो बस फर्स्ट लेडी का रोल प्ले कर रही हैं। उजाला का जवाब चुका देने वाला था, फिर दोस्त ने इसे गौर से देखा। इसमें वाज़ी तब्दीली दिखाई दे रही थी। जुनून और नफरत की बजाय आंखों में सोच की परछाइयाँ थी और साफ लगता था कि इसके जहन की खिड़कियाँ खुलने लगी हैं। जो जैसा कर रहा है इसे वो करने दो और ये सोचो कि खुद हमें क्या करना चाहिए। गलत और सही ये दो रास्ते हमेशा एक के लिए खुले रहते हैं। दूसरों को देखकर गलत रास्ते पर कदम रखना दानिशमंदी नहीं, दानिशमंदी इसी में है कि इंसान अपने लिए दुरुस्त रास्ता चुने। इसने बहुत नरम और धीमे लहजे में उजाला को नसीहत की थी कि कहीं वो बिदक कर भलाई की राह से पीछे न हट जाए। मैं आपकी इस नसीहत को याद रखने की कोशिश करूँगी। मेरे ख्याल में तो तुम ऑलरेडी इस पर अमल कर रही हो। आज जिससे तुमने आज़म का ख्याल रखा इसके लिए मैं ज़ाती तौर पर तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। तुम यकीन करो कि इस बच्चे की वजह से मैं कितनी परेशान हूँ। एक तरफ ये अपनी माँ से जुदा है तो दूसरी तरफ कोई इसका ढंग से ख्याल रखने वाला नहीं। फिर भी मैं हर रोज़ सजल को झूठे बहलावे देखती हूँ कि इसका बेटा इसके बगैर बिल्कुल ठीक और खुशबाश है। एक बीमार माँ के लिए तो इसके सिवा कर भी क्या सकती हूँ। डॉक्टर्स क्या कहते हैं इसके बारे में, वो कब तक घर वापस आ जाएगी। उस रोज़ एमरजेंसी में सजल को अस्पताल पहुँचाने के बाद आज वो पहली बार इसके बारे में इस्तफसार कर रही थी। इसका केस सीरियस है, मुकम्मल टेस्ट हो जाए तो ही कोई फाइनल फैसला किया जा सकेगा। फिर दोस्त ने ये जवाब देने के साथ साथ इसे कुछ और तफसीलात से आगाह किया। ये तो वाकई काफ़ी सीरियस सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि इसे जल्द अस्पताल से रिलीज़ किया जा सकेगा। तफसीलात सुनकर इससे तबसरा किया। है तो ऐसा ही, लेकिन अब सजल की बर्दाश्त जवाब देने लगी है। किसी दिन बेटे से मिलने के लिए अस्पताल से भाग कर आ जाएगी। फिर दोस्त ने इसकी तायद की। तो आज़म को इससे मिलाने के लिए अस्पताल ले जाएं, ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। इसने सादा सा हल पेश किया। मेरे लिए तो मुश्किल ही है यार, मैं वहाँ ड्यूटी पर होती हूँ और ड्यूटी टाइम ख़त्म होने से पहले घर नहीं आ सकती। अब इतने घंटों के लिए तो बच्चों को अस्पताल में कोई अलाउ नहीं करेगा ना, और यहाँ कोई एक नहीं है जो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हो जाए। फिर दोस्त बहुत सही किसी से अपने ढापर ला रही थी। चले मैं ले जाऊँगी, तुम। उजाला की पेशकश गैर मुतवक्को न होने के बावजूद फिर दोस्त ने जानबूझ के हैरत का इजहार किया। हाँ तो इसमें क्या है, इसने आदतन बेनियाजी का इजहार किया। अगर तुम्हें सजल की शक्ल देखकर गुस्सा आ गया तो। फिर दोस्त ने जानबूझकर तजब्जुब का इजहार किया। मैं कौन सा इसके रूम में जम कर बैठ जाऊँगी। आज़म को उसके हवाले करके आधा पौन घंटा के फिटेरिया में भी गुजारा जा सकता है। ये अच्छा आइडिया है। कल वैसे भी वहाँ सबिया बाजी मौजूद होंगी, इन्हें भी अपने साथ ले जाना। इनके साथ तो वैसे भी तुम्हें वक्त गुजारने का पता नहीं चलता। फिर दोस्त ने गोया इसके फैसले की तायद की। बाजी में मुझे अम्मी की झलक दिखाई देती है, इसलिए इनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। इसके सादगी से की एतराफ़ में फिर दोस्त को एहसास दिलाया कि बज़ाहिर अक्खड़ और बदमिजाज दिखाई देने वालों की ज़िंदगी में भी कोई ऐसी महरूमी होती है जो इनके रवैये की हकीकी वजह होती है, लेकिन लोग इसे खोज नहीं पाते। उजाला की इस कैफियत को महसूस करके वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा भी हुई कि वो इसे एक नाजुक काम के लिए इस्तेमाल करने जा रही है, लेकिन वो मजबूर थी। हाथ आया मौका निकल जाने की सूरत में होता काम रुक सकता था और वो दिल से ख्वाहिशमंद थी कि ऐसा ना हो। आप कहाँ खो गई। इसकी खामोशी को महसूस करके उजाला ने से टोका। कहीं नहीं, बस सोच रही थी कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। फिर दोस्त ने बात बनाई। इसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो कहकर वहाँ से उठ गई। तो फिर दोस्त ने सुकून का सांस लिया। इसे मालूम था कि इरादे की पक्की उजाला को कल कोई नहीं रोक पाएगा। इसने फौरी तौर पर खुशखबरी आगे बढ़ा दी। एहतियात के तकाज़ों के तहत वो आजकल माज का फराहम करदा एक अलहदा मोबाइल इससे रब्ते के लिए इस्तेमाल कर रही थी, जिसे सजल के गायब होते ही तलफ कर दिया जाना था। विक्रम ने झूठ नहीं बोला था। मतलब ये कि मोमन ही रॉ का वो आदमी है जिसके लिए बिछना काम करता था, मगर वो तो
इसने दीवार की तरफ देखते हुए जुमला अधूरा छोड़ दिया। इसकी सरकारी नौकरी वगैरह सब एक कवर है जिससे आम लोग धोखा खा सकते हैं, लेकिन देवा के आदमियों के लिए इसकी असलियत समझ लेना बाएं हाथ का खेल था। मैंने सब पता कर लिया है। मीडिया को केस की ब्रीफिंग देने वाले हाथी के दिखाने वाले दांत है। असल बंदा ही मोहन ही है और यही हमें तुम्हारे दोस्तों तक पहुंचाएगा। देवा की दी इत्तला ने इसके अंदर सनसनी फैला दी। हम कब तक इसके खिलाफ एक्शन ले सकेंगे? इसने सरसराते लहजे में सवाल किया। बहुत जल्द, मगर पहले तुम अपनी साइड सेव कर लो। इस लड़की को अस्पताल से शिफ्ट करने का अरेंजमेंट कर लिया है तुमने? देवा के सवाल ने से 440 वाट का करंट लगाया और बहुत मुश्किल से खुद को उछलने से रोक सका। आगे पीछे देखना तो पड़ता है ना, फिर इसकी सेफ्टी का ख्याल भी करना है जिसकी सिफारिश लेकर हम तक आए हो। देवा की तेज नज़रों से इसकी कैफियत पोशीदा नहीं थी, चुनांचे रसान से इसे समझाया। मुझे खुद भी इनका बहुत ख्याल है और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस सारे किस्से में इन पर कोई इल्ज़ाम ना सके। जाहिर था कि इससे कुछ छुपा हुआ नहीं, इसलिए खुद को पुरस्को रखते हुए इसे जवाब दिया। मैं अपने तसल्ली के लिए तुम्हारी मनसूबाबंदी के मुतालिक जानना चाहता हूँ। देवा ने मुतालबा किया तो उसे बताना पड़ा कि वो आजकल किस तरह सजल और आज़म को अस्पताल से निकाल लाने का इरादा रखता है। आई एम श्योर कि तुम पहले भी अपने इस वार्ड बॉय वाले हुलिये में अस्पताल जाते रहे हो। देवा ने खामोशी से इसे सुना और पुरसोच लहजे में सवाल किया। जी हाँ, इससे आसानी हो जाती है वह मूव करने में, लेकिन इससे इसे नुकसान पहुंच सकता है। हो सकता है किसी और ने तुम्हें इस हुलिये में वहाँ देखा हो। ऐसी सूरत में सवालात उठ सकते हैं। वो फिर दोस्त का जिक्र करता था, लेकिन इसका नाम अपने लबों पर नहीं लाता था। इसकी ये एहतियात माज को अच्छी लगती थी। मैं कोई और भेस बदल लूँगा। इसे खुद भी याद आ गया था कि मौजूदा हुलिये में वो शकील और फैसल का सामना कर चुका, इसलिए फ़ौरन देवा की तसल्ली करवाई। दोस्त के बजाय दुश्मन का तौर इस्तेमाल करना, लगे कि तुम ज़बरदस्ती से ले जा रहे हो। किसी एक आध कैमरे में हथियार की झलक भी आ जाए तो अच्छा है। कैमरों का मालूम कर लिया ना कि कहाँ कहाँ लगे हैं। मशवरों से नवाजते हुए देवा ने इससे इस्तफसार किया, जिसका जवाब इसने महज सर की असबाती जुम्बश से दिया। जाने से पहले एक बार हमारे पास मौजूद डिटेल भी देख लेना। देवा राह की वजह से बहुत मुहताज था। ठीक है, माज को इससे कोई इख्तिलाफ नहीं था। देवा के मशवरे के मुताबिक इसने हर मुमकिन एहतियात के साथ सारी मनसूबाबंदी की और उजाला की आज़म के साथ रवानगी की इत्तला मिलते हरकत में आ गया। उजाला आज़म को लेकर सजल के कमरे में पहुंची तो वो पहले ही एक सुनहरी फुने वाला चश्मा पहने एक स्मार्ट डॉक्टर के रूप में वहाँ मौजूद था। अपने बच्चे को देखकर सजल जिस तरह तड़प कर इसकी तरह लपकी और जिस वालियाना अंदाज में बच्चा इससे झपटा, इस मंजर ने इन समेत उजाला और सबिया को बेहद मुतासिर किया। ये बहुत अच्छा किया आपने कि इनके बेबी को इनसे मिलवाने के लिए ले आई। बेबी के न होने की वजह से बहुत अपसेट थी। इसने बतौर ख़ास उजाला को इसके अमल पर सराहा, जिस पर वो थोड़ी सी खुश दिखाई दी। आप तो हमें ये खबर दें कि डॉक्टर साहिब कि इसकी छुट्टी कब तक होगी, ताकि हमारी जान भी इस अस्पताल की ड्यूटी से छूटे और माँ बच्चा भी सुकून से एक साथ रह सकें। सरिया ने इसकी बात सुनकर अपने ख्यालात का इजहार किया। बस समझे कि आपकी जान छूटने वाली है, जल्द आप गुड न्यूज़ सुनेंगे। इसने मुस्कुराकर इनकी तसल्ली करवाई, फिर सजल से मुखातिब होकर बोला, आई थिंक आपको बेबी को लॉन में ले जाना चाहिए। इससे आपकी कंडीशन में बेहतरी आएगी और इसे भी वहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी अच्छा। सजल ने फर्माबरदारी का मुजाहरा करते हुए आज़म को गोद से उतार कर उस पराम में बिठाया जिसमें उजाले से लेकर आई थी। इनको जाने दे, तो मेरे साथ कैफेटेरिया चल, वहाँ की कॉफ़ी और सैंडविचेस बड़ी टेस्टी हैं। अब मैं तो ट्राई करवाती हूँ। सबिया ने पराम को धकेल कर बाहर की तरफ जाती सजल पर एक नज़र डाली और ख़ुद उजाला का हाथ थाम कर इसे पेशकश की। ये खुद को बच्चे को संभाल तो लेगी ना? उजाला को ज़रा तशवीश थी। डोंट वरी, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ भी तो हमारा स्टाफ है ना संभालने के लिए। माज ने तसल्ली करवाई और बाहर निकल गया। अब इसका रुख लॉन की तरफ था। जल्द इसने बड़ी सी चादर में खुद को लपेटे सजल को जा लिया। ये पिस्टल कैमरों के लिए है। आप अपने रवैये से जाहिर करें कि आप डर और सहम कर मजबूरन मेरे साथ जा रही हैं। इसके पहलू व पहलू चलते इसने अपने सफ़ेद गाउन के जेब से पिस्टल बरामद करके इसकी जरूरत दिखाते हुए सजल को मशवरा दिया। इसने खामोशी से सर झुका लिया। इसके अंदाज में कोई ज़हरी मुज़ाहमत नहीं थी, मगर बाद में गौर से देखने वाले गवाही दे सकते थे कि इसकी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर होता है कि वो मजबूरन अस्पताल से बाहर ले जाई गई है। दुनिया के घोरक धंधे से बेनियाज आज़म किलकारियाँ मारता माँ की संगत में बहुत खुश था। पर हम यही छोड़ दें और इस वाइट गाड़ी में बैठ जाएं। पार्क में पहुंचकर माज ने एक और हदायत दी, जिस पर सजल ने मिलवान अमल किया। कुछ देर में वो लोग जाली नंबर प्लेट वाली सफ़ेद गाड़ी में अस्पताल को छोड़ चुके थे। मुझे मालूम ही नहीं था कि आपको अगवा करना इतना आसान है। गाड़ी खुली सड़क पर आई तो वो अपनी कामयाबी पर खुशी से चहका। औरत को अगवा कर लेने को कोई कामयाबी समझते हैं आप? जवाबन सजल ने जिस लहजे में पूछा वो शर्मिंदा हो गया। मेरा वो मतलब नहीं था। आपका जो भी मतलब हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा,
کہ آپ مجھے کبھی بے بس نہیں پائیں گے۔ وہ اسے جانے کیا جتانا چاہتی تھی۔ جس دن میری نیت میں کوئی کھوٹ دکھائی دے، اپنے ہاتھ سے گولی مار دیجیے گا۔ اس نے اپنا پستول اس کے سامنے ڈال دیا۔ سجل اس ادا پر دم بخود بیٹھی رہ گئی۔ باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا۔ محض اعظم کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں تھیں جو ثابت کر رہی تھی کہ اس مشینی سواری میں زندہ نفوس سفر کر رہے ہیں۔ یہاں آپ کی دیکھ بھال کے لیے مستقل ایک نرس موجود رہے گی اور ڈاکٹر بھی روزانہ وزٹ کرے گا۔ آپ اپنی فائل نرس کے حوالے کر دیجیے گا۔ منزل مقصود پر پہنچ کر اس نے سجل کو مخاطب کیا۔ کیسی فائل؟ جواباً اس کا حیرت سے استفسار کرنا خود اس کے لیے بھی باعث حیرت تھا۔ آپ کی میڈیکل رپورٹس وغیرہ۔ فردوس بھابی نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ انہیں ساتھ رکھیے گا تاکہ آپ کا ٹریٹمنٹ چلتا رہے؟ بچے کو لان میں ٹہلانے کے لیے جانے کے لیے کون فائل اپنے ساتھ رکھتا ہے؟ میں نے تو اپنی میڈیسن بھی نہیں اٹھائی۔ وہ اپنے جواب سے اسے لاجواب کر گئی، مگر وہ پریشان تھا کہ اس طرح اس کے علاج کا تسلسل کیسے جاری رہے گا۔ دیوا نے تو اسے فردوس کے سائے سے بھی دور رہنے کی ہدایت کی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو، میری سے ٹھیک ہے۔ کبھی درد وغیرہ ہوا بھی تو ڈاکٹر سے کہہ کر پین کلر لے لوں گی۔ فی الحال آپ میری فکر چھوڑ کر ادا سائی پر فوکس کیجیے۔ وہ رہا ہو گئے تو ایک بار پھر ہم پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی لیکن وہ مطمئن نہیں تھا۔ سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔